देश में किसान आंदोलन के साथ साथ चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की कड़ी मौजूद हैं। देश के अलग राज्यों से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश के पर मेरठ के गांव भदोड़ा में, जहाँ पर हम बात करेंगे। ये क्षेत्र जो पड़ता है वार्ड नंबर 15 के अंतर्गत आता है। यहाँ जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी हैं सुशील फौजी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे जानते हैं उनके चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, उनकी राय लेंगे हम भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय प्रमुख समस्याओं को लेकर, देश के मुद्दों को लेकर और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सुशील जी, सबसे पहले आपसे बात करूं आपकी चुनावी उद्देश्यों को लेकर। हाँ जी। किन उद्देश्यों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? जी। चुनावी मुद्दे यही है मेरे, जो हमारे, जैसे सबसे पहले अपने गांव से लेता हूँ मैं। जी। मेरे गांव की सबसे मेन समस्या है जो यहाँ के खड़ंजे हैं। जी। रोड है। जी। गांव का चारों तरफ का एक बॉर्डर हो गया गांव का। मतलब ऐसा है कि कोई गांव से बाहर कोई गाड़ी लेकर, बाइक लेकर अंदर नहीं घुस सकता जी। बिना सने। जी। मतलब अंदर आने के लिए उसको ये समझ लो आप, उसकी गाड़ी पूरी ऊपर तक बढ़ जाएगी। जी। इतने बुरे हालात हैं। रात हुई 6 बजे, 6:30 बजे, शाम हो जाती है, रात हो जाती है। जी। इसके बाद में गांव में कहीं एक लाइट की व्यवस्था नहीं। जी। 4, 5, 10 लाइट लगी हुई हैं, सब खराब पड़ी है। जी। कुछ लाइट ठीक भी करवाई थी मैंने खुद अपने पैसों से, लेकिन वो ये कि कितना कराएंगे, एक लाइट ठीक कराने में काफ़ी पैसे लग जाए। जी। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, ये तो होगी, ये तो चल जाएंगी, ये तो काम हम वैसे भी कर लेंगे। जी। मेरे गाँव में युवा हैं, एक से एक लड़के हैं। मेरा गाँव आज से नहीं, मेरा गाँव रनिंग के मामले में, रेस के मामले में बहुत पुराना जाना जाता है। जी। कि अगर हत्तीखाने भर्ती होती थी तो अगर भदौड़े गांव के लड़के जाते थे तो सारे लड़के रेस मार के आते थे। जी। ये देख लो, क्षेत्र से अगर 50 लड़के गए तो 10 लड़के इसमें भदौड़े गांव के रेस मारते तो थे। खेल स्टेडियम कोई गांव में आपके है? नहीं, कोई नहीं। मेरे गांव में कोई है? नहीं, क्षेत्र में कोई नहीं। जी। एक नॉर्मल ग्राउंड है मेरे गाँव, वो ठीक करवाया है हमने अभी, 1 साल पहले ठीक करवाया था। उसमें बच्चे रनिंग वगैरह करते हैं। कोई निजी है, सरकारी कोई है? सरकारी है। मंदिर की ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन पर बना हुआ है वो। जी। और वहाँ पे लड़के अपने रेसेस मार लेते हैं या फिर रोड पे मार लेते हैं। लेकिन रोड पे सबसे बड़ी बात ये है, इनके पास एक गाइडेंस नहीं है। जी। एक नॉर्मल सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा स्टेडियम हो जाए, उसमें शाम के टाइम 2 घंटे 3 घंटे के लिए कोच आ जाए। जी। आके लड़कों को घेर के एक तरह से उनको साथ वो रख ले। उनके माता पिता को भी लगे कि हाँ, तुम्हारा बच्चा कहीं जा रहा है और तुम्हारे बच्चे के ऊपर कोई ऐसा एक आदमी है जो उन्हें सिखा रहा है, कुछ बता रहा है। बस वही गाइडेंस की कमी है बहुत ज़्यादा। जी। अच्छा, जैसे मूलभूत आवश्यकताएं होती है व्यक्तियों की, आवास होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन किस तरीके से आपके गाँव में हो रहा है? हमारे यहाँ में कुछ नहीं हो रहा। मेरे गाँव में पिछले 15 साल से कोई भी सुविधा किसी को नहीं मिली, या किसी को मिली है तो मुझे बता दो। जी। जैसे चिकित्सक आपसे बात करूँ, आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ नहीं है गाँव में। जी। आयुष्मान कार्ड और कुछ नहीं। चिकित्सा के नाम पे मैंने कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोई भी नहीं। एक छोटे से छोटा एक नॉर्मल एन नहीं होता, नर्सिंग असिस्टेंट, एक वो भी बैठ जाए ना सरकारी, जो कम से कम किसी के चोट लगी, किसी का सर फूट गया तो उसका पट्टी करा दे उसके। जी। ऐसा भी नहीं है कोई किसी का फर्स्ट एड करा दे किसी का। जी। अच्छा, पेंशन व्यवस्था क्या स्थिति? पेंशन व्यवस्था के लिए अब मैं गाँव में जा रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ। हर गाँव, हर मोहल्ले में 10 समस्या लेकर खड़े आदमी। जी। जिनको समस्या, गाँव में कम से कम सिर्फ 10 आदमियों को पेंशन मिल रही होगी। जी। देख लो। राशन व्यवस्था, राशन व्यवस्था हमारे गांव में नहीं है, दूसरे गांव से लाते हैं। जी। हमारे गांव वालों ने ये व्यवस्था किसी दूसरे गांव को दे रखी है। कितना वोटिंग है आपके गांव का? लगभग मेरे गांव करीब 3000 के आसपास वोटिंग है। जनसंख्या 5000 के आसपास है। नहीं, 3000 के जनसंख्या है। नहीं, वोटिंग हो जाएगी 2000 के आसपास। 2000 के आसपास वोटिंग आपके गाँव। अच्छा, इनसे अलग हटके कोई मुद्दे हैं तो मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, हाँ, जिनसे आप काम कराना चाहते हैं? ये जो मैं काम कराना चाहता हूँ, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा एक है। देखो, खड़ंजे होगी, ये लाइटें होगी, ये तो मैं करा ही लूँगा। ये तो नॉर्मल बात है। जी। ये तो मैं कराऊंगा ही। जी। ये तो मेरे दिमाग में अलग बात है कि गांव के चारों तरफ क्या बनाना है, कैसा रोड बनाना, गांव में अंदर क्या करना है, ये सब तो है ही। जो ये तिकोने बने हुए हैं, गाड़ी नहीं मुड़ रही, आप आए होगे, गाड़ी नहीं मुड़ रही है, ये सब सीधे कराने हैं मुझे। जी। जो ये खड़ंजे ये चौतरे बना रखे हैं बड़े बड़े 2-2 फुट के, ये चौतरे सब सीधे करने हैं। इससे सभी को लाभ होगा? इससे सभी से लाभ, सभी, एक को नुकसान होगा 10 को लाभ होगा। जी। जिसको नुकसान होगा उसको समझाएंगे, भाई तो देख ले, जब 10 आदमी करे तू भी मान जा। ये तो होगी नॉर्मल। तो सबसे मेन मुद्दा है मेरा, वो है जो मेरे गाँव के युवा हैं। जी। जो मेरे भाई हैं छोटे, इनका जीवन के बारे में सोचना, इनकी कहीं नौकरी लगे, ये प्रैक्टिस करें। जी। जो रेस मारने वाले लड़के हैं मेरे गांव में, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक गाइडेंस मिल जाए, गाइड मिल जाए इनको, एक कोच मिल जाए, एक ग्राउंड मिल जाए अच्छा, ये पूरे ज़िले में नाम रोशन कर सकते हैं, पूरे देश में। ऐसे लड़के मेरे गांव में। जी। मेरे गांव का लड़का कहीं दौड़ने के लिए खड़ा हुआ होता है ना, तो दौड़ के आता है उसमें। अच्छा, जो वादे आप कर रहे हैं, सभी वादे करते हैं। बिल्कुल। और मैं वादे नहीं कर रहा है। नहीं, जो बातें आप काम करने, जो बातें आप रख रहे हैं,
चुनाव के बाद तो वादे कहीं दिखाई नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। कथनी और करने में उनका अंतर मुझे है। भी डर लगता है इस बात का सोच के। मैं जिला पंचायत गाँव में जाऊँ, 19 गाँव में जो इतना समर्थन मिल रहा है मुझे आज की डेट में युवाओं का, बड़े बुजुर्गों का, तो मेरे मन में भी डर सा होगा कि कहीं मैं पूरा तो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, इम्प्लीमेंट होगा जो बातें आप कह रहे हैं? बिल्कुल होगा, युवाओं के लिए जरूर होगा। युवाओं के लिए ग्राउंड तैयार करके कोच रखूंगा, बहुत कोच मेरे जानकार हैं। एक कोच रखूंगा, उसको चाहे मुझे अपनी प्रधानी से या जिला पंचायत से पैसे देने पड़े जी, अगर सरकार से नहीं मिलेगा तो मैं अपनी इससे दूंगा जी, चाहे खड़ंजा कहीं कम बन जाए, तनख्वाह चाहे उससे देनी पड़े उसको जी। लेकिन एक कोच रखूंगा और गांव में एक रजिस्टर बनाऊंगा। गांव में 50 लड़के हैं, किस उम्र के हैं, इस लड़के के अंदर ये रुचि है, जिस लड़के के अंदर रेस की रुचि है उसको रेस मारेगा, उसे रेस भी लगाएंगे परमानेंट। उसके घर जाकर बताएंगे भाई ये आपका लड़का रोज रेस में भेजते हो 3 महीने, 3 महीने बाद यहाँ भर्ती है, ये भर्ती आ रही है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2-3 महीने की भर्तियों की लिस्ट हम रोहटा से मेरठ से मंगाएंगे और वो फॉर्म जो स्कूल है हमारे जहाँ बच्चे रेस मारते हैं वहाँ पे लगवा दे करेंगे जी। भाई जिसको जो सी भर्ती देखनी है हमें बताओ आप जी। गाँव की टीम बनानी है मुझे, कबड्डी टीम, वॉलीबॉल टीम जी। अच्छा, भारत जी टीम जहाँ भी जाएगी मैं अपनी टीम को फ्री में भेजूँगा, आना फ्री जाना फ्री जी। और जो टीम मेरे गांव का नाम रोशन करेगी जी, ये मेरी सबसे बड़ी बात है। सब चीज़ें यहाँ सुविधा सबसे बड़ी बात है। देखो, एक जब बच्चा नौकरी पर जाता है ना, उसका पूरा परिवार सुधर जाता है। मेरी भी जब फौज में नौकरी लगी जी, मेरे परिवार की हालत बहुत बेकार थी जी। नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद में अपने आप ही काम अच्छा हो गया जी। तो एक परिवार में किसी नौकरी अच्छी रहता है, उसके चाचा ताऊ हो ना, वो भी थोड़े महसूस अलग हो जाओ। अच्छा, भारत में लोकतंत्र है, हाँ। अधिकतर हम जैसे सर्वेक्षण कर रहे थे तो देखने को मिल रहा है कि पार्टीबाजी का चुनाव होता है, और दूसरा होता है कि चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए शराब वितरण होता है, पैसे बांटे जाते हैं। यहाँ की स्थिति क्या है? नहीं, ये स्थिति मेरे गांव में इनको जरूरत नहीं पड़ी। 15 साल से तो मेरे गांव में इन लोगों को 15 साल से लोग एक ही मतलब एक तरफ राज चल रहा था इनका, उस मुद्दे पर वोट मिलती रही जी। काम के मुद्दे पर नहीं, सिर्फ पार्टीबाजी में वोट मिलती रही जी। सबसे बड़ी दिक्कत यही है गाँव में कि लोग पार्टीबाजी में बन जाए, ये नहीं देखते कौन आदमी काम करा सके, कोई नहीं करा सकता जी। एक अगर सोच के समझ के एक बात देख ले कि ये आदमी काम कराएगा नहीं कराएगा, तो भ्रष्टाचार में कई जनता भी जिम्मेदार होती है। जनता भी या अधिकारी वर्ग, जनप्रतिनिधि, जनता भी जिम्मेवार जाकर कहीं कहीं जनता ये सोच ले यार काम से मतलब नहीं, मुझे तो पार्टी से मतलब है। जैसे हम भी सोच लें कभी कभी यार हमें तो व्यक्तिगत कारणों की वजह से, बस व्यक्तिगत कारण हो जाए, कुछ जातिवाद हो जाए जी जी। तो गांव में हावी रहता है जातिवाद जो होता है? हाँ बिल्कुल, पूरा जातिवाद बहुत हावी रहता है। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है? महिलाओं के लिए तो मेरे इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। जैसे शिक्षा हो, महिला शिक्षा है। नहीं, महिला शिक्षाओं में तो एक स्कीम सी भी आई थी, मैंने उस पर 6 महीने पहले गौर भी किया था। एक सिलाई मशीन के लिए वो आई थी, समझाता समूह, हाँ। तो एक यहाँ के बनवारीपुर उन्होंने वो संस्था भी खोल लिया, उन्होंने मुझे बताया भी था भैया ऐसा बात है। मैं यार हमारे गाँव में करवा थोड़ा बहुत ही प्रोग्राम, तो बोला आपके गाँव में करवाए थे भैया, 4-5 महीने पहली बात है। मगर कुछ महिलाएं हमारे गांव की वो भी सीख लेंगी थोड़ा, सिलाई विलाई, गरीब परिवार से हैं, कुछ ना कुछ तो सीखेंगी जी। ठीक है, उसमें उसने बताया था कुछ पैसे ही मिलेंगे इनको, मैं अच्छी बात है, ऐसा कुछ करा दे। तो ये भी सोचा था मैंने, काफ़ी कोशिश करी मैंने इस चीज़ में, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट दिखाई नहीं दिया। अच्छा, बड़ा मुद्दा में देखने को मिलता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार बड़ी नीतियाँ चलाती है, हाँ। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर आकर हम देखते हैं, हमारे गाँव में कहीं भी मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने करीब गाँव में 15 आदमी को फार्म भरवाए हैं, जो 10-10 हज़ार रुपये कोरोना का लोन मिल रहा है जी। लोन किस टाइप का है वो, जिनसे जो ठेले लगाते थे उनको नुकसान हो गया था इसमें, तो उसमें भाई मुझे नुकसान हो गया इस कोरोना काल में। उसके एक फॉर्म भर के, फोटो लग के, ID लग के, ये नगर निगम से फार्म भरे जा रहे थे। रोहटा ब्लॉक से ही भर सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे हमारे गाँव में पता नहीं था। 15 आदमी को फार्म मैंने भरवाए अपने यहाँ पे, जो गरीब थे, जिनके ठेले वेले लगा रखे थे, जिनके काम छूट गए, 15 आदमी के, मगर कम से कम 10 हज़ार रुपये तुम्हें मिलेंगे। इस 10 हज़ार में तुम अपना काम जोड़ सको, कोई ठेला वेला लगा सको, 900 रुपये की किस्त है उसमें, ये जाती रहेगी। अगर ये लोन पूरा दे देते हो तुम, इसके बाद में 1.5 लाख तक का लोन फिर ले सकते हो। ये ऐसी कुछ इस करके स्कीम थी, तो मैंने 15 आदमी को फॉर्म खुद भरवाए। हमारे गांव में तो किसी को ये भी नहीं पता कौन सी लाभ है, क्या योजना है, क्या नहीं। सैनिटाइजर वगैरह करवाने के लिए भी हमें फ़ोन करने पड़े लोगों के पास, मास्क बंटवाए या राशन बंटवाए। हमारे गाँव में किसी ने, कोई प्रधान ने या किसी ने कोई चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया जी। एक मुद्दे पर भी ध्यान नहीं दिया गया। कोरोना काल चल रहा था, लोग मर रहे थे, हमने यहाँ पे अनाउंसमेंट करवा दिया था मंदिर पे कि किसी को जरूरत है हमारे पास आना, हम देंगे उसे, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे हम जी। अच्छा, मैं बात करूँ, देश की जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नए नए कार्य देश में कर रही है। 370 आपने देखा है, धारा 370, NRC देखा है, राम मंदिर देखा है, 3 तलाक देखा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, कृषि विधेयक पास हो चुका है, किसान आंदोलन अभी गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर चल रहा है। क्या सरकार कृषि विधेयक को लेकर आपकी राय जानना चाहता हूँ? कृषि जुड़ा क्षेत्र है, कर सरकार जो कार्य कर रही है वो किसान हित में है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है।
आप एक बात बताओ, जब किसान एक बात बोल रहे हैं कि भाई हमें फ़ायदा चाहिए नहीं जी तो आप फ़ायदा दे क्यों रहे हो? जी एक बात और बताओ, हित की तो मैं बाद में बताऊंगा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। एक चलो मैं आपको समझाता हूँ क्या फ़ायदा है इसका। आपने एक सेब खरीदा होगा, एक सेब होता है जो चिट लगा हुआ सेब होता है, जी देखा आपने? जी लाल तो रहता है भी बड़ा अच्छा सा, जी उस पर चिट लगी रहती है। ये मैं अपने खुद देखा है बात। जी वो 150 रुपये किलो या 200 रुपये किलो मिलता है बड़ी सी दुकान पे, जी है ना? खाया होगा कभी सेब? जी। कभी कोई रिश्तेदार लेकर आता है वो वाला सेब? जी जी एक सेब आपने देखा होगा गांव में बिकता है जी 40-50 रुपये किलो वाला, 60 रुपये किलो वाला, 70 रुपये किलो वाला, या आपको रोटा रोड बाईपास पे मिल जाएगा, जी है ना? जी उसमें आप मोल भाव कर लेते हो। बस थोड़ा हल्का सा हरा सा रहता है, नॉर्मल सा रहता है वो, जी बस कहीं से हरा भरा हो गया, वो हो गया, साइज थोड़ा सही नहीं है, जी कम, यही सब कुछ है। जी ये वही सेब देना चाह रहे हैं जी। हमें, 200 रुपये किलो वाला। जी अरे भैया 50 रुपये किलो वाला खा लेंगे, कोई बात नहीं, जी वो हर चीज़ उसके बाद वो चिट वाली हो जाएगी। जी। तो आपका मानना है सरकार किसान हित में नहीं है? बिल्कुल किसान हित में नहीं। एक बात करो, बिल कैंसिल कर लो, उसके बाद में बिल्कुल भाई बिल्कुल रोक दो, कुछ भी करो, नया बिल बना लो बैठ के। इतने लोग पड़े हैं उनसे पूछ के बना लो। जी अच्छा, इस साल जो मुद्दे हैं, धारा 370 है, राम मंदिर है, 3 बिल्कुल तलाक, फेवर में हूँ मैं। 370 के बहुत अच्छा काम करा मोदी ने। मैंने वोट मोदी जी को दी है, जी मैंने मोदी को दी है, मेरे परिवार ने राष्ट्रीय लोकदल को दी है, जी क्योंकि मैं फौजी हूँ। पहले देश मेरे लिए सबसे पहले है और परिवार बाद में। जी मैंने वोट मोदी की दी है। गया था मैं जयंत चौधरी की वोट गिरने और गिर के आया था मोदी जी की। जी जाते आते लाइन में लगते लगते ही और मोदी जी का ठप्पा मार दिया। जी। सामने सिर्फ देशभक्ति दिखाई दे रही थी, मगर मैं बिल्कुल नहीं दूँ जयंत चौधरी की। केवल किसान कृषि विधेयक को लेकर और सब सहमत है? किसी विधायक को लेकर मैं सरकार के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। भाई कैंसिल कर दो। एक बात होता है, 40 कमेटी है, उनसे बुला के पूछ लो, भाई बताओ तुम्हें क्या संशोधन चाहिए इसमें। इतने लोग पड़े हैं जो जा रहे हैं, उनके घर पर नोटिस भेज रहे हैं। हमारे गांव में खुद नोटिस आ गया। अगर ये बताओ कोई दिल्ली जाएगा तो घर नोटिस भेजोगे? मतलब डरा रहे हो तो इसका मतलब, भाई डरा रहे हो इसका मतलब, भाई डरा के थोड़ी काम करो। डरा करना तो फिर तो कह दो भाई हम नहीं करेंगे, बिल खत्म। तो आंदोलन करना करो। अगर कोई आंदोलन चले गया तो उसके घर नोटिस भेजोगे क्या? आपका कहना है सरकार निरंकुश हो चुकी है? सरकार नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि अब तक मोदी जी ने बिल पढ़े भी ना हो, मोदी जी ने बिल ही बाद में पढ़े हो। जी भाई बड़ा आदमी है, इतने काम है, क्या पता बिलों का पता ही ना लगा हो कि इतने बिल, इस बिल में ये चीज़ है, ये नहीं है। जी आप बताओ भाई, इसमें बिल में दे रखा ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो छोड़ ही दो, चलो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो जो करेगा करेगा, नहीं जो नहीं करेगा नहीं करेगा, कि कितना भी स्टॉक कर लो, किसान स्टॉक क्यों करेगा? जी ये हमारे टंकी खड़ी है, इस टंकी से ज़्यादा हम स्टॉक कर सकते हैं? जी कितना स्टॉक कर लेंगे हम, और क्यों करेंगे स्टॉक? क्या सोना है जो बढ़ेगा? स्टॉक करेगा कंपनी वाला कोई। जी और जब महंगा होगा जब बेचेगा, जब सस्ता होगा जब रोक लेगा उसे, कुछ भी चीज़ हो है जी। तो ये ज़्यादातर कंपनियों के बिल हैं। तो संशोधन की आवश्यकता है? बिल्कुल, किसानों के बिल नहीं है, संशोधन कर लो उसमें। जी अच्छा, एक बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं हम शहीदों के प्रचार प्रसार को। बिल्कुल। क्या आपके मेरठ से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी? बिल्कुल। हमें विडम्बना का दृश्य देखने को मिलता है कि किसी बच्चे से पूछ लेते हैं कि मेरठ के 10 शहीदों के नाम वो बता दे 1857 क्रांति के, तो नहीं बता पाता। नहीं, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो बड़ा विडम्बना का विषय है। बिल्कुल। आपके पास से गाँव पांचली खुर्द है, यहाँ से धन सिंह कोतवाल में अलग जगह ही है, तो बड़ा विषय है। इसको लेकर प्रचार प्रसार चला रहे हैं, क्या हो रहा है प्रसार प्रसार शहीदों का? यह सबसे बड़ी बात यह है, मैं फौजी आदमी हूँ, मैंने एक बात देखी है, जो शहीद होता है ना, सबसे बड़ा बलिदान उसका होता है जी, जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ चले गया। जी और फेसबुक पे कभी मुझे जल्दी से आंसू आते नहीं है, पहली बात तो, जी कितना भी कुछ हो जाए मुझे तो आंसू आते नहीं, ठीक है। लेकिन जब किसी शहीद फेसबुक देख रहे हैं, किसी शहीद का एक डेड बॉडी वाली सी वीडियो आ जाती है सामने, और उसके बीवी बच्चे चिल्ला रहे हैं, बच्चा उसके उसको कर रहा है, तो आंखों में पानी आ जाता है। जी सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन यही हमारे नेता लोग यही सब चीज़ भूल जाते हैं। जी एक दिन आएंगे सब, उसके बाद में कोई पता भी नहीं लगता उनको। जी मैं भी एक गया था, एक अमर ज्योति है यहाँ पे मेरठ में, जी उससे जलाने के लिए वो चल रही है। वो है वकील है, मेरे दोस्त ही हैं वो, उर्वशी जी वकील हैं। जी तो उन्होंने मुझे एक दिन बुला दिया था वहाँ पे, तो मैं उसमें भी गया था। वहाँ जाके भी मिल के आए थे उनसे लोगों से। काफ़ी डीएम वीएम के यहाँ भी उन्होंने ज्ञापन दे रखे हैं कि एक अमर ज्योति है वो, कि जलती रहे शहीदों के उसमें वो। तो एक ज्योति जलाने तक की सरकार वो नहीं कर रही, तो क्या करेगी शहीदों? अगर जनप्रतिनिधि क्या भूमिका हो सकती है? जनप्रतिनिधि सब कुछ कर सकता है। मेरे क्षेत्र का मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई एक जनप्रतिनिधि है, जी ठीक ना। एक जो विधवा है, जी जो एक शहीद की विधवा है, उससे तो महीने 2 महीने में जब भी जाके पूछ सकता है। आपके पास में भवी वसा टिकरी गाँव है, अजय कुमार हुए जहाँ से। बिल्कुल। जी कौन सा गाँव? भवी वसा टिकरी, अजय कुमार चौधरी भी शहीद हुए थे। अच्छा जी,
हाँ बिल्कुल हुए होंगे, मैंने देखा तो था उनको फेसबुक पे जी। वो ये भाई मैं तो अभी जा नहीं पाया वहाँ पे। तो अगर आप बनते हैं तो इसमें आप सहभागिता निभाएंगे? मैं तो एक बात बता रहा हूँ, मैं तो फौजी आदमी हूँ। मैं तो भाई पहले फौजियों के लिए सोचूंगा। देखो साफ और सीधी बात है, हमें तो एक दूसरे पे फौजियों को इतना विश्वास रहता है, हम तो बिना एक दूसरे को पहचानने बिना कुछ कहे जम्मू रेलवे स्टेशन पर रहते थे और उसको बोलते थे यार मेरे सामान का ध्यान रख, मैं खाना खाता हूँ बाहर। फिर वो जाता था 3 घंटे ट्रेन लेट है, फिर वो दूसरा जाता था, बोला तू मेरे सामान का ध्यान रख, मैं जाता हूँ, यहाँ छोड़ दो कोई सामान। हम तो फौजी इतना विश्वास करते हैं आपस में, हमें तो विश्वास है। मैं तो जिस प्रकार फौज में अनुशासन रहकर कार्य सिखाया जाता है, यही अनुशासित करेगा हमको। बिल्कुल अनुशासन के साथ भी। और देखो शहीदों का तो हम उतार नहीं सकते आसान जी, हमारी तो औकात ही नहीं कुछ भी जी। अगर ऐसा उतार सकती सरकार उतार सकती है। बस पैसे से कोई चीज़, देखो सब कुछ वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन समस्याएं ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके बस जी। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है जी। अच्छा, मैं आखिरी पूछना चाहता हूँ आपसे, होली आ रही है, बिल्कुल अपने क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को हमारे माध्यम से कोई शुभकामनाएं देना चाहते मैं अपने जितने क्षेत्रवासी हैं, जो मेरे भाई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, सबको होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ होली बहुत शांति से मनाएं, बहुत ही शांति से, बिना दारू पिए। और किसी को पीनी पानी भी तो भाई घर में बैठ के पी लेना। जी, बिल्कुल क्लियर बात है जी। भाई पीना मत, ये तो पीने जिसे पीनी है अपने घर में बैठ के पी लेना, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, सद्भावना से त्योहार मना। बिल्कुल। अच्छा सुशील जी, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू भाई। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे जनपद मेरठ के गांव भदोड़ा में, जहां पर हमने बात की आज ही खास मेहमान सुशील फौजी से, जो कि वार्ड नंबर 15 जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी हैं। उनका कहना है अगर अब की बार क्षेत्रवासी मतदाता उन पर विश्वास करते हैं, उनको इस पद पर आसीन करते हैं, तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पर लेकर निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। महाकवि दुष्यंत लिखते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। मेरठ से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच कड़र न्यूज़ नेटवर्क मेरठ।